जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है विकास चौधरी आरएएस निःशुल्क यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि प्यारे साथियों आप लोगों को सीधा सीधा थंबनेल के ऊपर प्रतीत हो रहा है, ये अपकमिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोग। हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोग, और प्रमुख आयोगों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों वित्त आयोग के बारे में। किसके बात करेंगे? वित्त आयोग के बारे में। साथ साथ हम लोग बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, साथ साथ में हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करेंगे, जो भी हम लोग बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, या फिर बात करें ओबीसी आयोग की, एससी आयोग की, एसटी आयोग की, यानी कि जो भी राष्ट्रीय स्तर की, या फिर हम लोग बात करें अगर आरपीएससी की, या फिर हम लोग बात करें सीवीसी की, या फिर हम बात करें एनएचआरसी की, या फिर हम लोग बात करें सीआईसी की, या फिर हम कोई अन्य आयोग की बात करें, जैसे वर्तमान समय में बात करें मुख्य है आपके नीति आयोग की। यानी कि जो भी आपके राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोग है उनकी बात करेंगे। साथ साथ में प्यारे विद्यार्थियों हम राज्य स्तर के आयोगों से भी कुछ बातें को रिलेटेड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को राष्ट्रीय आयोग में से हर एक परीक्षा के अंदर 1% देखने को मिलता ही मिलता, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आप क्या हो जाते हैं, आप इस प्रकार के प्रश्नों में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज की बात करूं तो आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। अब देखिए इस क्लास में हम लोग ट्रिक्स व कॉन्सेप्ट के माध्यम से ट्रिक्स को भी काम में लेंगे और कॉन्सेप्ट को भी काम में लेंगे, जिससे आप लोगों को क्लास का ही हो जाएगा क्लास में याद। और ये हर किसी भर्ती परीक्षा हम लोग बात करें आरएस, आईएएस, या फिर शिक्षक भर्तियों की, जिसमें हम लोग बात करें ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, या फिर पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, जेल प्रहरी, या फिर चतुर्थ श्रेणी, हर एक परीक्षा में यहां से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम लोग बिना कोई विलंब किए सीधे हम लोग पहले आयोग की बात करते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों सीधे हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, और आप लोगों का ए टू जेड आयोगों से संबंधित कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे आयोगों से संबंधित मुख्य मुख्य बातें, जैसे हम बात करेंगे कि इस आयोग का कहां पर उल्लेख है, यानी किस भाग में, कहां पर, किस अनुच्छेद में उल्लेख है। उसके बाद में आयोग का गठन कब हुआ, आयोग की संरचना किस प्रकार की है, यानी कि स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। हम बात करेंगे आयोगों की नियुक्ति, या फिर सदस्य या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल या फिर टेन्योर कितना रहता है, प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो करंट से को रिलेटेड प्रश्न आते हैं हर एक परीक्षा के अंदर। तो आप लोगों के आयोग तो क्लियर हो गए ही होंगे, साथ साथ में आप लोगों का करंट भी हो जाएगा क्लियर। और साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि इन आयोगों के क्या क्या कार्य है। आप लोगों से इतना ही निवेदन रहेगा कि अगर आप लोग सेशन में जुड़ गए तो सेशन के अंतिम समय तक बने रहें, और हाथ में कॉपी और पेन जरूर है, क्योंकि साथ साथ में आप लोगों की नोट भी बनाने हैं। हालांकि क्लास पूरी होने के बाद में आप लोग मुझे मैसेज कर देना दिए गए नंबर पर, या फिर टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आप लोगों के पास में हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग की बात करें या फिर बात करें फाइनेंशियल कमीशन की, भारतीय संविधान के भाग 12 में इसका उल्लेख है। किसमें? भाग 12 में। और अनुच्छेद की बात कर तो 280 में। अब देखिए ट्रिक से इस प्रकार से याद रखना, वित्त की बात करें तो पैसे की बात आती है, वित्त की बात करें तो पैसे की बात आती है। पैसे कमाने के लिए आप लोगों को कहां जाना पड़ेगा? घर से बाहर, घर से बाहर जाना पड़ेगा। बाहर से आप लोगों को याद क्या हो जाएगा? 12, बाहर से 12 याद हो जाएगा। भाई पैसे कमाने के लिए घर से बाहर तो जाना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि घर के अंदर बैठे बैठे आपको कोई पैसे दे देंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई दे देंगे। तो वित्त 12 भाग 12 अनुच्छेद 280, ठीक है। अब देखिए वित्त आयोग के गठन की बात करें ना तो 22 नवंबर 1951 को इसका गठन किया गया था। अब इस गठन को भी आप याद रख लो। अगर आप लोग कहीं भगवान के प्रसाद चढ़ाने जाते हैं या फिर नेक के रूप में देते हैं तो 11, 21, 51 या फिर 101 देते हैं। रुपए की बात हो रही, ठीक है। तो पैसे की बात आ रही तो आप, या फिर आप ससुराल जाते हैं, अगर आपका ससुराल है तो जाते हैं, और नहीं है तो अलग बात है। किसी पड़ोसी के साथ में तो जाते होंगे ना, जाते हैं नहीं जाते, ठीक है। और आपकी नौकरी लगेगी तो ससुराल भी होगा, ठीक है, वो भी ठीक बात है। अब देखिए आप ससुराल गए, आपको दिए 51 रुपए जमारी के रूप में। कितने रुपए दिए? 51 रुपए। पैसों की बात हो रही है, वित्त की बात हो रही है तो 51।
यानी 1951। 22 नवंबर, अब देखिए नवंबर की बात करें वापस हम पैसों की बात, 11 रुपए दिए। 22/11/1951 वित्त आयोग का गठन होता है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को ट्रिक्स अच्छी लग रही है ना, तो इस वीडियो को एक बार आप लोगों को शेयर करना चाहिए। शेयर करेंगे तो गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में क्लास जाएगी और वो आपको प्रतियोगी योद्धा है ना जो दुआ देगा। क्या देगा? दुआ। और दुआ है जो दवा से ज्यादा कारगर होती है। ठीक है भाई साहब। संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो कुल मिलाकर के मेंबर की बात करें तो कितने हो गए? 5। 5 में भी पे आ रहा, पैसे में भी क्या रहा? पे आ रहा। सदस्य कितने हो गए? 5। ठीक है भाई साहब। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। कार्यकाल की बात करें तो वापस से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब देखिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें ना तो केसी नियोगी, केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? केसी नियोगी। अब देखिए वित्त की बात आती है तो पैसे की बात आती है, तो अपन कहते हैं ना पैसे को किस प्रकार से संग्रहित करके रख सकते हैं या फिर पैसे को कैसे खर्च करेंगे, कहां पे, कैसे, कैसे से हो जाएगा केसी, केसी नियोगी प्रथम। अरे ट्रिक अच्छी लग रही है नहीं लग रही है? केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष किसके? वित्त आयोग के। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो है आपके अरविंद पनगड़िया। कौन है वर्तमान अध्यक्ष वित्त आयोग के? अरविंद पनगड़िया जी। और इसके ऊपर आप लोगों को लगा लेना है क्या? सेवन स्टार लगा लीजिए। अरविंद पनगड़िया जी के ऊपर आप लोगों को लगाना है 7 स्टार। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अरविंद पनगड़िया जी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। अब देखिए वित्त आयोग के कार्यों की बात करें। वित्त आयोग के कार्य संघ व राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगम का वितरण, संघ व राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगम का वितरण। मुख्य ध्यान रखना, शुद्ध आगम का वितरण काम किसका? वित्त आयोग का। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थी देखिए वित्त का आवंटन यानी राज्यों को पैसों का आवंटन यानी फाइनेंशियल आवंटन, और उसके बाद में अनुदान का काम भी किसका होगा? वित्त आयोग का। यहां पे लिखा हुआ एलएसजी। एलएसजी की बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन को, या फिर बात करें पंचायतों या फिर नगर पालिकाओं को, अगर उनको लगे वित्त आयोग को लगे, देखिए राष्ट्रीय वित्त आयोग की बात करें, हालांकि इनके लिए अलग आयोग बना हुआ, मैं इसकी भी बात करूंगा, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे संसाधनों की उपाय की व्यवस्था करना जिससे स्थानीय स्तर के भी अच्छे से संसाधन आ सके। अब देखिए लगे हाथ, ये वित्त आयोग तो राष्ट्रीय स्तर पर है, हम लोग बात करें स्थानीय स्तर पर। देखिए मैं आप लोगों की जानकारी ले बता दूं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हम लोग बात करें पंचायतों की, किसकी? पंचायतों की। तो ध्यान रखना वित्त आयोग 243 आई में पंचायतों से संबंधित वित्त आयोग का उल्लेख है। यहां भी आपको एक खतरनाक वाली ट्रिक देखने को मिलेगी। अब देखिए बात करें नगर पालिकाओं के लिए तो आपके 243 वाई में इसका उल्लेख है। तो आप लोगों को ट्रिक क्या याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों? आप लोगों को ट्रिक ये याद रखनी है, आई और फाई और वाई, आई फाई वाई। आई से हो जाएगा 243 आई में पंचायतों के लिए वित्त संबंधी बात, फाई यानी फाइनेंशियल, और वाई मतलब नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग, या फिर अपन कह सकते वित्तीय बात हो रही है। ट्रिक्स कैसी लगी प्यारे विद्यार्थियों? अगर आप लोगों को ट्रिक्स अच्छी लगी और आप लोगों को लग रहा है कि वाकई में आप लोगों के लिए क्लास हेल्पफुल है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट हमारे अंदर, हमारी टीम के अंदर नया जोश जुनून जागृत करेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए हम लोग बात करते हैं अगले आयोग की। अगले आयोग की बात करें तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। अब देखिए संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अंदर, कहां पर है? 14 के अंदर। अब देखिए अनुच्छेद की बात करें तो 315 से लेकर के 323 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। यूपीएससी की स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। देखिए यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 और 1926 को की गई थी प्यारे विद्यार्थियों ली आयोग की सिफारिश पर। कौन से आयोग की सिफारिश पर? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ली आयोग की सिफारिश पर। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों समय आगे बढ़ता, देश आजाद होता है और अपना संविधान हो जाता लागू। तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को इसको मिलती है संवैधानिक मान्यता। कौन सी मान्यता मिलती है?
संवैधानिक मान्यता मिलती है। इनकी संरचना की बात करें ना, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में सदस्यों की बात करें ना तो 1+4 थे। यहां से अच्छा प्रश्न निकलेगा। प्रारंभ में सदस्य कितने थे? 1+4। अब देखिए नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति प्रेसिडेंट करता यानी राष्ट्रपति करता। इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिनकी अपॉइंटमेंट हो जाता आपके 55 साल की उम्र में, तो उनका 6 वर्ष तक रहेगा, यानी कि वो 61 में क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे। या फिर कोई व्यक्ति है जिनका अपॉइंटमेंट होता है 62 साल में, तो उनके लिए तो 6 वर्ष कैसे होंगे? 65 साल की उम्र होते हुए हो जाएंगे रिटायरमेंट। अब देखिए यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सर रोस बारकर इनके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अजय कुमार जी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार जी यूपीएससी के। हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ इनका। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहां से करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पर्सन बनने की उम्मीद है। एक बार मुझे लग रहा है फिर से कि अजय कुमार जी आपकी परीक्षा में आएंगे। कौन आएंगे? अजय कुमार जी आपकी परीक्षा में आएंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को, तो पहले अध्यक्ष के रूप में आपके सर रॉस बारकर बने थे। वर्तमान में मैंने आप लोगों को बता दिया कि अजय कुमार है, लेकिन आरपीसी इससे भी आगे जाएगी, एग्जामिनर इससे भी आगे जाएगा और एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। तो आप लोग भी एग्जामिनर की साइकोलॉजी को पहचान लीजिए और यहां पर लिख लीजिए एच.के. कृपलानी। एच.के. कृपलानी। और एच.के. कृपलानी कौन थे? प्रथम भारतीय यूपीएससी के अध्यक्ष, यानी भारतीय व्यक्ति थे। समझ रहे ना बात को? ये रास बारकर साहब तो कहां के थे? बाहर के थे। ठीक है, ये आशा और अपेक्षा करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आरपीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आरपीएससी या फिर पीएससी या फिर जेपीएससी? आप लोग कमेंट करके बताइए कि जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर पीएससी, इनके सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताना है। यूपीएससी के कार्यों की बात करें ना तो आईएएस या फिर हम लोग कह सकते हैं आईएफएस या फिर आईआरएस, यानी कि सिविल सर्विसेज, जो कि अपने राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो भी एग्जाम वगैरह करवाना इनका मुख्य काम होता है। अब देखिए बात हो रही है निर्वाचन आयोग की। अगला अध्यक्ष कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। अब देखिए इलेक्शन कमीशन की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में इलेक्शन कमीशन कहां पर है? भाग 15 में। याद कैसे रखना है? 18 साल न्यूनतम उम्र होती है मत देने की। पहले 21 थी, आप लोग जानते हैं 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत राजीव गांधी सरकार के समय उम्र को 21 से 18 कर दिया। अब देखिए 15 साल में ऐसे ही सुगबुगाहट हो जाती शुरू कि हमें भी वोट देने जाना है, किसी के साथ में जाना है, क्योंकि 18 साल होते होते वोट लग जाते। ठीक है, अब 324 से 329 तक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 के तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करो तो 25 जनवरी 1950। देखिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। 25 जनवरी को मनाया जाता कौन सा दिवस? तो आप लोग बताएंगे कि सर 25 जनवरी को मनाया जाता मतदाता दिवस। कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। तो आप लोग लगे हाथ ये भी लिख लीजिए 26 नवंबर। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है आपके विधि दिवस, या फिर हम लोग कह सकते हैं संविधान दिवस। विधि दिवस या फिर हम लोग कह सकते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। आपके यहां से सीधे सीधे 2% और क्लियर हो गए। क्या हो गए? 2% और क्लियर हो गए। अब देखिए निर्वाचन आयोग की बात करें ना, निर्वाचन आयोग की संरचना में 1+2 यानी कि प्यारे विद्यार्थियों एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते। कुल मिला के कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ के अंदर जब 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, उस समय केवल एकमात्र अध्यक्ष ही होता था, यानी कि अन्य सदस्य नहीं थे। अच्छा प्रश्न बनेगा 1989 16 अक्टूबर 1989 को इस आयोग की संरचना को बढ़ा करके त्रिसदस्यीय या फिर अपन कह सकते हैं बहुसदस्यीय किया गया। उसके बाद में
अब देखिए 16 अक्टूबर 1989 को आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर बहुसदस्यीय क्यों किया गया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। इसके द्वारा मतदाताओं की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटा करके कितनी कर दी? 18 कर दी। तो निर्वाचन विभाग, निर्वाचन आयोग के ऊपर अपन कह सकते हैं कि लोड बढ़ गया, यानी वर्क लोड बढ़ गया, तो सदस्य संख्या 2 और कर दी गई। ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को कर दी। 89 के बाद में 90 में चुनाव होता है, उसके बाद में एक बार पुनः सदस्य संख्या कितनी कर जाती है? 1 सदस्य। लेकिन ध्यान रखना वापस से अक्टूबर 1993 ये आपके कब से होती है? एक बार तो होती है 16 अक्टूबर 1989, उसके बाद में 91 में वापस 1 सदस्य, और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अक्टूबर 1993 से वापस हो जाता है बहुसदस्यीय। और वर्तमान समय में बात करें तो क्या है? बहुसदस्यीय। नियुक्ति की बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष इनका कार्यकाल। प्रथम निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन आपके प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और वर्तमान में बात करें तो ज्ञानेश कुमार जी। ऐसा लग रहा है कि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में ज्ञानेश कुमार जी आ सकते हैं। ध्यान रख लेना वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। अब इनके कार्य की बात करें निर्वाचन आयोग के तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। ध्यान रखना अध्यक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना। साथ ही साथ आचार संहिता लगाना, मतदाता सूचियां तैयार करना, अपन कह सकते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, और भी कई सारे कार्य आपके इनके निर्वाचन आयोग के हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने 3 केंद्रीय स्तर के आयोग क्लियर हो गए। अब एक लगे हाथ में आप लोगों को स्थानीय स्तर की सरकारें की भी बात कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग लगे हाथ ये भी लिख लीजिए। क्या? ये भी आप लोग लिख लीजिए। हम लोग बात करें अगर पंचायतों के चुनाव की, या फिर हम लोग बात करें नगर पालिकाओं के चुनाव की। पंचायतों की बात करें तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के चुनाव की बात होती है। और हम लोग प्यारे विद्यार्थियों बात करें नगर पालिकाओं के चुनाव की तो 243 में राज्य निर्वाचन आयोग की बात होती है। याद कैसे रखना? देखिए पंचायतों के चुनाव 243 के, यानी कैसे होंगे पंचायतों के चुनाव? के फॉर कैसे होंगे? जैसे होंगे, जैसी विधि बनी हुई है वैसे होंगे। के फॉर कैसे? के फॉर काइट नहीं, काइट तो हम छोटे थे तब बोलते थे के फॉर काइट, ठीक है। और नगर पालिकाओं की बात करें तो 243 ZA में, यानी निर्वाचन आयोग कहता है जा नगर पालिकाओं के चुनाव करा के आ, जा और आ, जा से हो जाएगा आपके ZA। प्यारे विद्यार्थियों अपने को तो याद करना है और एग्जाम में सही करना है और अपना क्या करवाना? सिलेक्शन करवाना है। और अपने ऊपर जो बेरोजगारी रूपी कलंक लगा हुआ ना, उस बेरोजगारी रूपी कलंक को मिटाना है। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल प्यारे विद्यार्थियों मंजिल तक चल के जाना है, ठीक है। आपको देखिए वापस से लिख देता हूं, अगर पेन में मिस्टेक है, यहां नहीं दिख रहा था। 243 के लिखा हुआ यहां पर है ना, यहां लिखा है प्यारे विद्यार्थियों पंचायतों से चुनाव की बात करें ना तो 243 के में तो पंचायतों के चुनाव की बात हो रही है। और नगर पालिका के चुनाव की बात करें तो 243 ZA, यानी कैसे होगा पंचायतों का चुनाव? 243 के, जा नगर पालिका को चुनाव करा के आ, जा से हो जाएगा ZA। आप एक बार इसका क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप लोग स्क्रीनशॉट यानी स्क्रीनशॉट है ना, चलो आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप स्कूल को स्कूल बोलते हो ना? नहीं बोलते स्कूल, स्कूल को। अब देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा समय लूंगा। अगर आप स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान से, और वर्तमान में बात करें तो 225 पद आ रखे हैं राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता के। हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चला रखी है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 1.0, साथ ही साथ ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 2.0, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज व्याख्यात्मक PDF के साथ साथ में
आप लोगों को मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? प्रत्येक प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप लोग केवल और केवल ये 2.0 टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसकी फीस है आपके 751 रुपए। कितनी? 751 रुपए। ये 1.0 वाली लेना चाहते हैं तो इसकी फीस है प्यारे विद्यार्थियों 551 रुपए। अगर आप दोनों कॉम्बो पैक के रूप में लेना चाहते हैं तो केवल और केवल आपके लिए फीस कितनी रहेगी? 1051 रुपए केवल और केवल मात्र आप लोगों के लिए फीस है। अब देखिए हम लोगों ने 4 कैटेगरीज एक्स आर्मी, विधवा, विकलांग, परित्यक्ता के लिए विशेष छूट रखी है और आप लोगों की फीस रहेगी केवल और केवल कितनी? 551 रुपए। और अधिक जानकारी के लिए आप प्यारे विद्यार्थियों 9214534843 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि 51% 102 नंबर सिलेक्शन प्रूफ के साथ में किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं इस कम समय में ग्रेड फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके 51% सही हो, आप लोग चाहते हैं कि आपके 102 नंबर आए प्रथम प्रश्न पत्र में, देखिए अधिक आप कितने भी ला सकते हैं। आप 60 सवाल भी कर सकते हैं, 65 भी कर सकते हैं, इवन 75 भी कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार के सिलेक्शन प्रूफ प्लान के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हम सिलेक्शन प्रूफ प्लान के साथ में तैयारी करना चाहते हैं और 51% सही करना चाहते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में। ठीक है क्या विद्यार्थियों? अब देखिए अगले आयोगों की बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC। अब देखिए NHRC के उल्लेख की बात करें कि सर NHRC का उल्लेख कहां पर है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ध्यान रखना NHRC का उल्लेख है जो कहीं पर नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भाग या किसी अनुच्छेद में NHRC का उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना ये क्या है? संवैधानिक आयोग नहीं है। क्या है? संवैधानिक आयोग नहीं है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों ये सांविधिक आयोग है। क्या है? सांविधिक आयोग। क्या है? सांविधिक आयोग है। हम कह सकते हैं ये एक विधिक या फिर सांविधिक आयोग है। अब देखिए संवैधानिक आयोगों की बात करें ना, ये हम लोगों ने पढ़ा ना, ये आपके क्या है? ये संवैधानिक आयोग है। क्या है? संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक और सांविधिक आयोग में फर्क क्या होता है? आपका प्रश्न है सर ये भी बता दीजिए। संवैधानिक आयोग जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी अनुच्छेद में है तो संवैधानिक होगी। सांविधिक आयोग यानी कि उनका उल्लेख संविधान के किसी भाग या फिर किसी अनुच्छेद में नहीं है, संसद के द्वारा विधि बना करके उनका गठन किया गया, उन्हें सांविधिक आयोग कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो इनके गठन की बात करें ना, 12 अक्टूबर 1993 12 अक्टूबर 1993 को इनका गठन किया गया। आप अपनी जन्म तिथि भूल जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 12 अक्टूबर 1993 की डेट याद रख लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जन्म तिथि से आपका इतना कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन 12 अक्टूबर 1993 और एक और 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 1993 और 12 अक्टूबर 2005 को याद रख लेना। जन्म तिथि भूल जाना, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। NHRC की संरचना की बात कर तो 1+5 सदस्यीय इसमें होते हैं। कार्यकाल ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, NHRC का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। प्रथम NHRC अध्यक्ष की बात करें तो थे आपके रंगनाथ मिश्र जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए मानवाधिकार मिलेंगे तो लोगों में क्या आएगा? लोगों की रगों में रंग आएगा, रगों में रंग से हो जाएगा रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान समय में हम लोग बात करेंगे NHRC के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना वी रामा सुब्रमण्यम। इसके ऊपर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लगा लेना 7 स्टार, और ये आपके कार्यकाल के ऊपर भी आप लोग लगा देना 7 स्टार। ठीक है भाई साहब, आगे हम बात करें CIC। CIC का पूरा नाम है क्या है सर? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन या फिर इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें ना, 12 अक्टूबर 2005 को इनका गठन होता है। इनमें सदस्य देखिए 1+11 है। कितना है? 1+11।
बाकी वालों में भाई साहब इतने सदस्य एक भी आयोग में नहीं था। अब आपके मन में आ रहा सर केंद्रीय सूचना आयोग में इतने सदस्य हैं, डापा चौक हो जाएंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे याद करेंगे। तो भाइयों ऐसे याद कर लो, सूचना लाने आप लोग जाएंगे ना तो अकेले आदमी को तो सूचना मिलेगी नहीं, एक भेड़ा होकर के झुंड बनाकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो झुंड बना के जाएंगे तो कितने जाएंगे, 10-11 जना जाएंगे, तो 10-11 से हो जाएगा आपके 10 तो सदस्य और एक अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए इनके कार्यकाल की बात करो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष इनका कार्यकाल। और प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें तो थे प्यारे विद्यार्थियों श्री हबीबुल्ला जी। कौन थे? श्री हबीबुल्ला जी। और वर्तमान सूचना आयुक्त की बात करें तो आपके हैं हीरालाल सामरिया जी। कौन है? हीरालाल सामरिया जी है। अब देखिए इसका उल्लेख भी संविधान में कहीं नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह भी क्या है? सांविधिक आयोग है। क्या है? सांविधिक सॉरी क्या है? सांविधिक आयोग है। अब ध्यान रखना सूचना आयोग अधिनियम बना था, सूचना आयोग अधिनियम CIA सूचना आयोग अधिनियम बना था 2005। और एग्जामिनर एक बार तो इससे भी आगे बढ़ गया, एग्जामिनर ने पूछा कि सूचना आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया, यानी धारा भी पूछ ली, बिल्कुल धारा पूछ ली। तो धारा की बात करें ना, केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम 2005 की धारा, और धारा थी आपके 12। कौन सी? 12। तो हम एग्जामिनर से और आगे बढ़ेंगे और हम तो याद करेंगे अध्याय भी। तो ध्यान रखना केंद्रीय सूचना अधिनियम 2005 का अध्याय 3 धारा 12 के तहत CIC का गठन किया गया। ठीक है भाई साहब, अगले आयोग की ओर बढ़े। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, CVC का उल्लेख भी भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा आपका? सांविधिक आयोग हो जाएगा, सांविधिक आयोग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस आयोग की बात करें, स्थापना या गठन तो 11 फरवरी 1964 को। और अच्छा प्रश्न बनेगा के संथानम समिति की सिफारिश पर CVC का गठन किया। आप बताइए, थोड़े समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि UPSC का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? आपका उत्तर आएगा सर ली आयोग की समिति पर, ली आयोग की समिति की सिफारिश पर किया गया। 11 फरवरी 1964 को के संतानम समिति की सिफारिश पर CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अब देखिए 2003 और 2003 में संसद ने इसे क्या दी? संसद ने इसे हम कह सकते हैं एक विधि बना करके, एक कानून बना करके संवैधानिक मान्यता दी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इनके सदस्यों की बात करें संरचना की तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब देखिए इनका कार्यकाल, ये आप सेवन स्टार लगा लेना, क्योंकि बाकी वालों का 5 वर्ष होता सामान्य तौर पर। एक तो आपके NHRC का 3 वर्ष, ये देखिए NHRC का 3 वर्ष, और एक आपके CVC का 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष है। यहां से अच्छा प्रश्न बनने की अपेक्षा है, आशा है। प्रथम CVC के अध्यक्ष की बात करें तो थे प्यारे विद्यार्थियों निठूर श्रीनिवास राव, और वर्तमान में है आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी CVC के अध्यक्ष है। अब आप लोगों के मन में आ रहा सर ये आयोग क्यों बनाए गए? अरे भैया कोई ने कोई काम करता है उसके पीछे रीजन होता है, यानी कि कार्य कारण संबंध होता है। मैं आप लोगों से पूछूं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, बताओ, तो आप लोगों को मन मारा सर हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। क्या करोगे नौकरी लग के? फिर आप लोगों का उत्तर रहेगा सर नौकरी लगेगी तो हमारा पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसा आएगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, हम एक इजी और बहुत अच्छी लाइफ, आप कह सकते हैं लग्जरी लाइफ जी पाएंगे। तो देखिए NHRC, CIC और CVC आयोग बनाने के पीछे भी कारण थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि मानवों को अपने मानव अधिकारों से संबंधित अगर कोई उनका उल्लंघन करे या फिर उनको हानि पहुंचाए या फिर हनन करे तो ये आयोग उनकी रक्षा करता है। CIC की बात करें केंद्रीय सूचना आयोग की, तो देखिए कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन की तो आवश्यकता पड़ती रहती है, इस संबंध में इस आयोग का गठन किया गया। CVC भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी घोटाले हो रहे ना उनकी जांच करने के लिए CVC का गठन किया गया। अब देखिए अब छोटे छोटे आयोग है, कितने? काजू कतली जैसे
ठीक है, छोटे छोटे, और यहां से अक्सर प्रश्न आते हैं, केवल आपको की नोट्स के रूप में आपको उतारना है और यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब देखिए, एससी शेड्यूल कास्ट आयोग की बात करें ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है, और इसके गठन की बात करें ना तो ध्यान रखना 1978 और 1978 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। इनके सदस्यों की बात करें तो 1+1+3 यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। इनके कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष, और वर्तमान इनके अध्यक्ष कौन है, एसी आयोग के अध्यक्ष है किशोर मकवाना जी, ठीक है भाई साहब। एसटी आयोग की बात करें तो 338 ए में, कहां पर है, 338 ए में एसी आयोग का एसटी आयोग का उल्लेख है, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 ए में। इनकी संरचना 1+1+3 सॉरी, कार्यकाल 3 वर्ष, वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, कौन है, अंतर सिंह आर्य। अब आप लोगों को यह कमेंट करके बताना है कि एसी आयोग से एसटी आयोग अलग कब हुआ था, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एसी आयोग से एसटी आयोग अलग कब हुआ था। ओबीसी आयोग की बात करें तो अनुच्छेद और अनुच्छेद 338 बी में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास आयोग का गठन कर रखा है, और इसकी संरचना 1+1+3 यानी संरचना इन तीनों की सेम है, कार्यकाल इनका सेम है, और वर्तमान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो हंसराज गंगाराम अहिर, कौन है, इनके अध्यक्ष है। अब देखिए, एनसीपीसीआर एक आयोग है, क्या है, एनसीपीसीआर एक आयोग है। आपके मन में आ रहा सर एनसीपीसीआर कौन सा आयोग है, तो देखिए, नेशनल चाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, देखिए नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर राइट्स, ठीक है, बच्चों से संबंधित आयोग है। 5 मार्च 2007 को इसका गठन हुआ, 5-3-7, देखिए छोटे छोटे बच्चे 5-3-7 बच्चे झुंड में रहते ना, 5-3-7 बच्चों को, बच्चे 5-3-7 यानी 5 मार्च 2007, ठीक है। इनके संरचना की बात करें 1+6 संरचना। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, अच्छा कमेंट करके ये आप लोगों को ये तो लिखा हुआ ना, एनसीपीसीआर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रियंका कानून को वर्तमान में अध्यक्ष है। अब देखिए, आप लोगों ने 1098 ये नंबर सुने होंगे ना, 1098 किसके नंबर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका पूरा नाम है, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, बच्चों को कोई तकलीफ हो जाती है ना, सीधे 1098, आप ही अपने बच्चों को ना घर में इतना ट्रेन कर देना कि आपको कोई तकलीफ हो, कहीं पर भी आपकी कुछ भी कैसी भी तकलीफ हो, तो आप 1098 नंबर है जो क्या कर देना, डायल कर देना। देखिए एनसीडब्ल्यू की बात करें, अब आपके मन में आ रहा सर ये नए नए आयोग कहां से लेकर आए आप, ये नए नए आयोग अपने को पढ़ने। एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, इसका गठन कब हुआ, तो 31 जनवरी 1992 को। वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, विजय राहटकर, ठीक है। अब एनसीएम आगे लिखा हुआ, इसमें से आप लोग करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ और वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो विजय राहटकर। एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब आपके मन में आ रहा सर पुरुषों के लिए भी कोई आयोग बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना, पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है, महिलाओं के लिए। एनसीएम की बात करें ना तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इनका गठन हुआ था 17 मई 1993 को। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। आप लोग ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं। देखिए, इसमें से तो 3-4 अच्छी अच्छी बातें, एक तो आपको अनुच्छेद याद रख लेना, कहां पर उल्लेख है, गठन कब हुआ और वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, और कार्यकाल तीनों का सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप लोगों को लगाना है प्यारे विद्यार्थियों 7 स्टार। कौन सा स्टार, 7 स्टार।
इसमें से आपके 1% छपेगा ही छपेगा, यानी कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए नीति आयोग की बात करें ना, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नीति आयोग के पूरे नाम की बात करें ना तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ध्यान रखना इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है। अब देखो नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आप एक प्रश्न अच्छा आ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा प्रश्न है कि नीति आयोग ने किस आयोग को रिप्लेस किया? नीति आयोग ने किस आयोग को रिप्लेस किया? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया, यानी कि योजना आयोग की जगह ली। योजना आयोग के गठन की बात करें तो 15/3/1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, और योजना आयोग की समाप्ति की बात करें ना 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग की समाप्ति हुई थी। अब देखिए नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करता है। किसका? थिंक टैंक का काम करता है, यानी कि सोचने समझने की क्षमताओं की बहुत ज्यादा अपन कह सकते हैं इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। यानी कि वर्तमान समय में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्र राज्य सरकार के लिए या फिर लोक कल्याणकारी कार्य के तहत किस प्रकार की पॉलिसीज बनाई जाए, किस प्रकार की नीति बनाई जाए, किस प्रकार की नीति निर्माण की जाए, पॉलिसी मेकिंग की जाए, थिंक टैंक का काम होता है। इसमें हर एक क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ होते हैं थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग में। अब देखिए नीति आयोग है जो भाई साहब आपके बॉटम टू टॉप कार्य करता है। क्या करता है? बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है कौन? नीति आयोग। जबकि हम लोग बात करें योजना आयोग तो टॉप से बॉटम, यानी टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता था योजना आयोग। यानी कि योजना आयोग में एक ही जगह बैठ करके पूरे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की योजनाओं का निर्माण किया जाता था। लेकिन नीति आयोग में क्या है? जमीनी स्तर से काम किया जाता है, ग्राउंड लेवल से काम किया जाता है। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, अच्छी विशेषता है। अब देखिए सहकारी संघवाद और राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है कौन? नीति आयोग। सहकारी संघवाद की बात करें, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। आप लोग भली भांति जानते हैं भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र यानी अपन कह सकते हैं देश, राष्ट्र, राज्य के अंदर एक सरकार और उसके बाद में प्रदेशों में अलग अलग राज्यों में सभी राज्य सरकार। तो ये सहकारी संघवाद हम लोग कह सकते हैं एमिकेबल फेडरेशन। एमिकेबल फेडरेशन की बात करें तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो कि भारतीय संविधान के बहुत बड़े टीकाकार थे, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। अगर आप लोगों को ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक का नाम याद है तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताना। उन्होंने कहा था कि भारत एक एमिकेबल फेडरेशन है, जिस प्रकार से सहकारी संघवाद नीति आयोग को कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसकी संरचना की बात करें ना, संरचना में एक आपके शासी परिषद होती है, एक विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं और क्षेत्रीय परिषदें होती है। शासी परिषद की हम लोग बात करें ना तो शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के सीएम, यूनियन टेरिटरी के सीएम और उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करें ना, इसमें पीएम यानी कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो इसमें कुछ विशेष आमंत्रित इनवाइट करते हैं सदस्यों को, जो कि अलग अलग क्षेत्र के जानकार होते हैं, यानी विख्यात दक्ष विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनको आमंत्रित किया जाता है पीएम के द्वारा। और क्षेत्रीय परिषदें यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद की स्थिति हो जाती है या फिर कोई मामला होता है ना, उस केसेस में क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया जाता है। ये आपकी इसकी संरचना है। अब हम लोग बात करें कि भाई साहब नीति आयोग का अध्यक्ष
तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्यारे विद्यार्थियों पीएम। कौन होते हैं? पीएम। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है भाई साहब। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है आपके सुमन के बेरी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर मोदी जी के श्री लगेगा, सुमन जी के श्री नहीं लगेगा। लो हम श्री लगा देते हैं। अब आप लोगों के मन में आएगा सर सुमन जी तो महिला है, इनके श्रीमती लगाना चाहिए था। अरे सुमन जी महिला नहीं है, एक बार इनका फोटो देखना, ये क्या है? पुरुष है। क्या है? पुरुष है। तो श्री सुमन के बेरी। कई बार आप लोग गच्चा खा जाते हैं। क्या आप लोग गच्चा खा जाते हैं? यानी महिलाओं और पुरुषों के नामों में ज्यादा भिन्नता नहीं होती है। आप नामों के ऊपर मत जाइए। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम ने क्या पढ़ा है? नाम में कुछ नहीं पढ़ा, आपको काम करना है। आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। नाम तो चाहे कुछ भी हो, नाम है, रंग है, रूप है, लिंग है, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सीईओ की बात करें, वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बीवीआर सुब्रमण्यम। और आप लोगों की बात पर श्री लगा देते हैं इनके भी। यह वर्तमान में क्या है? सीईओ है। ठीक है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नीति आयोग के कार्यों की बात करें ना, तो नीति आयोग हम लोग बात करें केंद्र स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर, संपूर्ण योजनाएं, मुख्य रूप से नीति आयोग की एक अलग विशेषता योजना आयोग से ही है कि योजना आयोग में एक ही जगह बैठकर पूरे के पूरे केंद्र स्तर की, यानी केंद्र में राज्य या फिर हम लोग बात करें स्थानीय स्तर की योजनाओं का निर्माण किया जाता था। लेकिन नीति आयोग में राज्यों को स्वायत्ता दे रखी है कि आप अपने स्तर पर स्थानीय स्तर की योजनाएं बनाएं, हमारे तक पहुंचाए, हम इनको लागू करेंगे। और किस प्रकार से धन का आवंटन, वित्त का आवंटन आप लोगों तक पहुंचाना है, संसाधन किस प्रकार से पहुंचाने, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। यह आपके नीति आयोग से संबंधित आपके पूरा सा पूरा हो गया। अब देखिए एग्जामिनर और इससे आगे बढ़ेगा। क्या करेगा? एग्जामिनर और इससे आगे बढ़ेगा। एग्जामिनर आगे बढ़ेगा। क्यों? एग्जामिनर को पता है ये तो आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि विकास जी सर ने इससे भी आगे पढ़ाया था। क्योंकि एग्जामिनर हमारी क्लास थोड़ी देखता है, हमारी क्लास नहीं देखता, ठीक है ना, क्योंकि हमारा इतना नाम नहीं है, हमारा काम है, ठीक है। तो हम एग्जामिनर की साइकोलॉजी को पहचानते हैं, इसलिए पहचानते हैं। एग्जामिनर पूछेगा कि नीति आयोग के गठन की घोषणा कब की गई? अच्छा प्रश्न है। नीति आयोग के गठन और गठन की घोषणा कब की गई? और गठन की घोषणा की बात करें 15 अगस्त 2014 को पीएम माननीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से की। ले एग्जामिनर पूछ कहां से पूछेगा, ठीक है ना। अपन एग्जामिनर की साइकोलॉजी जानते हैं, ठीक है। गठन की घोषणा, किसके गठन की घोषणा? नीति आयोग के गठन की घोषणा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब कहां से पूछेगा? जहां से पूछना नीति आयोग से, इससे बाहर कहां से प्रश्न जाएगा बताओ? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग से आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। आप एक बार क्या ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट, ले लीजिए अच्छे से स्क्रीन शॉट। चलो स्क्रीन शॉट कह देता हूं मैं ना, ठीक है। एक बार इधर हो जाऊं, पूरा ना साइड में हो जाऊं, आप अच्छे से ले लीजिए। अब ले लो ना। और देखिए 7 स्टार ध्यान रखना, आप और कोई बातें भूल जाना भले, लेकिन यहां से इसके इर्द गिर्द में जो भी बातें ना आप लोगों को नहीं भूलनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इनकी पीडीएफ चाहिए, आप दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना, सर हमारे को इसकी पीडीएफ चाहिए आयोगों की। अब देखिए पर्सन या फिर आयोग की बात करें, आप सिलेबस में राष्ट्रीय स्तर के आयोग देखते तो आपके मन में क्या आता कि एग्जामिनर कहां से पूछेगा। लेकिन आप लोगों ने अगर ढंग से ये क्लास देख ली तो आपको खुद को महसूस हो गया होगा, आपकी अंतरात्मा को पता चल गया होगा कि इस प्रकार की क्लास है, इस प्रकार का कंटेंट है कि आपको खुद को लगने लग गया कि ले एग्जामिनर पूछ कहां से पूछेगा। फिर कहां से पूछेगा बताओ? और फिर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो किसी का सवाल है जो ठीक होगा भी नहीं, तो किसी का नहीं होगा, तो आपका तो होगा क्योंकि आपने अच्छे से क्लास देखी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि ये क्लास
आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अच्छी गई होगी। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्लास अच्छी लगी, इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि सर अपकमिंग भर्तियों के हिसाब से आप टू द पॉइंट की नोट्स के रूप में याद करवाने वाली क्लास लेकर आए, तो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू याद करवाने वाली क्लास भी लेके आऊंगा। देखिए ट्रिक्स व कॉन्सेप्ट से, जिस प्रकार से मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा कि क्लास का ही क्लास में याद, यानी कि याद करवाने वाली क्लास, अगर एक्चुअल में रियल में आपको याद हुआ तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हम और हमारी पूरी टीम में नया जोश, ऊर्जा का क्या करता है, संचार करता है। तो इसी आशा और अपेक्षा के साथ में मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।